रिटायरमेंट के बाद रियाज साहब से सारे पैसे बेटों ने छीन लिए तो उन्होंने बीवी की बालियां बेचकर छोटी सी दुकान बना ली ताकि दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे में गुजारा कर सकें। लेकिन जब बेटों को पता चला तो वो दुकान से सामान उठाकर ले जाते और अक्सर थोड़ी बहुत रकम जो होती वो भी ले जाते। इस तरह सारी दुकान खाली हो गई और रियाज और इसकी बीवी का कोई पता न चला कहाँ गए। एक दिन दुकान पर एक गाहक आया तो बेटे दुकान बेचने के लिए गाहक को दुकान दिखाने लाए। तो जब उन्होंने शटर उठाया तो सामने का मंजर देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां रियाज साहब खुशी खुशी घर में दाखिल हुए थे। फौरन अपनी बगल में दबाया हुआ बड़ा सा थैला निकाला और तेज तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की जानिब जाने लगे। इनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। कोई भी इनको देखता तो एक लम्हे को सोच में जरूर पड़ जाता कि हर वक्त फिक्र और अफसरदगी में डूबा हुआ रियाज साहब का चेहरा आखिर आज फूलों की तरह क्यों खिला हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया जो रियाज साहब आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। ये खुशी रियाज साहब के बेटों से भी नहीं छुपी थी। वो तो शायद इसी ताक में बैठे थे कि कब अब्बा घर आए और वो इन पर हाथ साफ करे। रियाज साहब इस बात से अनजान के इनके बेटे क्या खिचड़ी पकाए बैठे हैं। अपने ही ध्यान में घर में दाखिल हुए और फिर अपनी उस थैली को उठाए कमरे में आए। अपनी बीवी शाइस्ता को आवाजें देने लगे। शाइस्ता, ओ शाइस्ता, कहाँ चली गई है? जल्दी आ, तुझे कुछ दिखाना है। मगर शाइस्ता की कोई आवाज ना आई। इनके हिस्से में मौजूद दो कमरे थे, बाकी सारा घर तो बंटवारे में जा चुका था। दो बेटे थे और दोनों बेटों ने ही बाप की जिंदगी में ही अपने हिस्से अलग कर लिए थे। इतनी बड़ी खुली हवेली में अब दीवार बन चुकी थी। दोनों बेटों ने अपने अपने हिस्से का नया घर बना लिया और दरमियान में दीवारें बना ली। माँ और बाप के लिए दो कमरे छोड़ दिए थे। इंतहाई तंग जगह होने के बायस दोनों का दम घुटने लगता। इनके मकान पुराने तर्ज के छोटे छतों वाले थे, जबकि बेटों ने नए तर्ज के मकान बनाए और ऊंची दीवारें रखी। यूं ताजा हवा का गुजर भी इनके हिस्से से होना मुहाल हो चुका था। मगर धीरे धीरे वो इस तंगी के आदी हो चुके थे। रियाज साहब ने जब देखा तो इस थैले को वहीं रखे हुए एक बार फिर दूसरे कमरे में आए। क्या देखते हैं कि इनकी बीवी शाइस्ता जाए नमाज बिछाए अपने तख्त पर बैठी हुई नमाज पढ़ रही है। तो रियाज साहब समझ गए। फौरन वहीं से बोलकर कहने लगे, नमाज पढ़कर जल्दी आना, तुझसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं भी नमाज पढ़कर आता हूँ, तो घर ही रहना, ये ना हो कि इधर उधर मोहल्ले में निकल जाए। रियाज साहब खुशी खुशी वापस पलटे और उस थैली को उठाकर अपनी बुसीदा से ट्रंक में रख दिया और फिर उस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर नमाज अदा करने के लिए चले गए। वहां पहुंचे तो हशाश बशाश चेहरा था। असर की नमाज पढ़कर वापस घर आ रहे थे कि देखा कि इनके दोनों बेटे इनके घर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। दोनों बेटों को घर से निकलते देखा तो चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट फैली। तेज तेज कदम उठाकर बेटों तक पहुंचे और कहने लगे, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, मेरे साथ बातें करो, मैं बस अभी नमाज पढ़कर आया हूँ। मगर दोनों बेटे फौरन ही कहने लगे कि आपने आने में देर कर दी, हम तो कितनी देर से माँ के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बस कुछ काम के लिए जाना है, सो चलते हैं। रियाज साहब ने भी मजीद इसरार ना किया। आखिर बेटे इतने अच्छे होते तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर घर में दीवारें ही न बनाते। रियाज साहब ने हाँ में सर हिला दिया और घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने नोट किया था कि इनके बेटे थोड़े घबरा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे रियाज साहब को देखकर इनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए हों। मगर वो ज्यादा ध्यान ना दे पाए। जब अंदर आए तो इनकी बीवी नमाज पढ़कर फारिग हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या बात है, आप क्यों आवाज दे रहे थे? रियाज साहब ने आसपास देखा और फिर बीवी को अपने पास बिठाते हुए कहने लगे कि मुझे आज सारे रिटायरमेंट के पैसे मिल गए हैं, मैं अभी वही लेकर आया था। मैं तो ये सोचकर ही खुश हूं कि अब हमें बेटों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। 2 दिन की तो जिंदगी है, बस सुकून और मुहताजी के बगैर गुजार लेंगे। शाइस्ता ने जब ये सुना तो फौरन खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आखिर इन पैसों के लिए उन्होंने बहुत भागदौड़ की थी और अब जाकर वो मिल चुके थे। शाइस्ता कहने लगी कि ठीक है, इन पैसों से कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे। बेटों से तो जरा भी उम्मीद नहीं कि वो हमारा खर्च उठा सकेंगे। ये बात शाइस्ता ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कही थी, मगर इस बात से अनजान के इनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। रियाज ने जो ही ट्रंक खोलकर इससे थैला निकालना चाहा तो उसे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि ट्रंक में थैला मौजूद ही ना था। इसने सारे कपड़े बाहर निकालकर फेंक दिए, हर चीज उथल पुथल कर दी,
मगर इससे पैसों का थैला बरामद ना हुआ। रियाज साहब कहने लगे कि शाइस्ता, मैंने इस ट्रंक में ही वो सफेद थैला रखा था, आखिर कहाँ गया? शाइस्ता भी परेशान सी हो चुकी थी। फौरन दोनों मियाँ बीवी पैसों को ढूंढने लगे। शाइस्ता कहने लगी कि हो सकता है कि आपने कहीं और रखे हों और अब याद ना आ रहा हो। मगर रियाज साहब कहने लगे कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मैंने यही ट्रंक में ही रखे थे और फिर नमाज अदा करने के लिए चला गया था, मगर वहां पर 1 रुपया भी मौजूद नहीं था। तभी दिमाग पर जोर डालने से रियाज साहब के कानों में घंटियां सी बजने लगीं। वो फौरन शाइस्ता से कहने लगे कि अभी अभी मुनव्वर और शरीफ आए थे, कहीं उन्होंने तो वो पैसे नहीं उठा लिए। शाइस्ता ने ये बात सुनी तो फौरन झड़क दिया और कहने लगी, जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? रियाज साहब कहने लगे कि जब वो घर में दाखिल हुए थे तुम इस कमरे में मौजूद थी? तो शाइस्ता कहने लगी कि नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी, आपके आने से 1-2 मिनट पहले ही मैं नमाज पढ़कर उठी थी। जब आई तो कमरे में बैठे थे, मुझे देखकर बुखला से गए, फिर कहने लगे कि यूं ही आपसे मिलने आए थे, खड़े खड़े ही मुझसे सलाम दुआ की और वापस चले गए। रियाज साहब का दिमाग तो सुन हो चुका था, वो सर पकड़कर बैठ चुके थे। हो ना हो ये वारदात इनके बेटे ने ही की थी। रियाज साहब फौरन उठे और अपने बेटों के घर चले आए। खुशकिस्मती से इनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो चौंक उठे थे। इनके दोनों बेटे कमरे में बैठे उसी सफेद थैले से पैसे निकालकर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा अनवर कह रहा था कि देख, मैं बड़ा हूं, इसलिए ये 1 लाख मैं खुद रखूंगा, जबकि छोटा कह रहा था कि अब्बा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो इस 1 लाख का भी 50-50 हजार करेंगे। रियाज साहब ने जब ये मंजर देखा तो इन्हें शदीद सदमा पहुंचा। बेटों ने बाप को खड़ा देखा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। रियाज साहब गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे, किसकी मर्जी से तुम लोग पैसे यहाँ लेकर आए हो? आखिर किसने तुम लोगों को ये इजाजत दी थी कि ये पैसे लेकर जाओ? दोनों बेटे पहले तो बुखलाए हुए, फिर कहने लगे, ये हमारे पैसे हैं, इसलिए हमने ले लिए, इसमें आपको क्या मसला है? रियाज साहब गुस्से से आगे बढ़े और अपने पैसे उठाने लगे। कहने लगे कि मेरी मेहनत की कमाई है, अपना सब कुछ तुम दोनों पर लुटा चुका हूं, मगर अब ये पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इन पर मेरा और मेरी बीवी का हक है। मगर दोनों बेटों ने फौरन बाप को धक्का दे दिया और बोले कि खबरदार इन पैसों को हाथ भी लगाया, ये पैसे हमारे हैं, हमें जरूरत है, हम आपको नहीं देने वाले, आपका खर्चा उठा तो रहे हैं। उन्होंने धक्के मारकर बाप को अपने घर से निकाल दिया था। रियाज मारे सदमे के अपने बच्चों का चेहरा देख रहा था। कहने लगा कि लानत है तुम जैसी औलाद पर, क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम दोनों को, और तुम लोग इस उम्र में आकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? फौरन बड़ा बेटा अनवर बोला, जा अब्बा जा, सारी दुनिया ही अपनी औलाद का खर्च उठाती है, पालती पोसती है, तूने कोई वखरा काम नहीं किया, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बेटे इन पैसों से कारोबार करेंगे, मगर तू फिर भी पैसे लेने चला आया। बेटों की बदतमीजी देखकर रियाज की आंखें मजीद खुली थीं। न जाने हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम जैसी औलाद हमारे हिस्से में आई। रियाज साहब खाली हाथ वापस घर आ चुके थे। बीवी ने इनकी हालत देखी तो समझ गई कि एक बार फिर बेटों ने बाप को जलील करके घर से निकाल दिया है। शाइस्ता की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे और एक ठंडी सांस खारिज करके इसने बाएं जाने बने हुए मकानों को देखा था जो इनके दोनों बेटों का था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों बेटों का कहना था कि वो इन पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे, मगर इन दोनों ने उधार ही इतना उठा रखा था कि वो आधे से जायद पैसे उधार में लगा चुके थे। रियाज साहब तो इस बात को दिल से लगाए चारपाई पर लग चुके थे, जबकि शाइस्ता इनसे कहने लगी कि अगर इतना ही सोचते रहोगे तो मरीज बन जाओगे। मेरा भी तो सोचो, आखिर मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन? 2 बच्चे पैदा किए, मुश्किल वक्त में भी इनको कभी गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने दिया, हर आरामो आसाइश थी, खुद भूखे रहे मगर बच्चों को कभी भूखा ना सोने दिया। यही सोचते रहे कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्हें बड़ा अफसर बनाएंगे ताकि ये सारी गुर्बत छड़ जाए, मगर आज देखें क्या हो चुका है। हम दोनों फिर भी अकेले रह चुके हैं। पराए घर की आई लड़कियों ने तो हमारे बेटों को हमसे दूर करके रख दिया है। रिटायरमेंट फंड मिलने के बाद जो पहले बेटे थोड़ा बहुत माँ बाप को खर्चा दे दिया करते थे, वो देना भी बंद कर दिया। जब सारा राशन खत्म हो गया तो शाइस्ता एक रोज अपने बड़े बेटे के घर गई। क्या देखा कि इसकी बहू कई किस्म के फल काट कर रखे हुए है, खुद भी खा रही है, अपने बच्चों को भी खिला रही है, और बचा हुआ फ्रूट मुलाजमा को देकर कह रही है, ये लो,
घर लेकर जाना, बच्चों को दे देना। शाइस्ता ने यह मंजर देखा तो एक सांस खारिज करके रह गई। मुद्दतें हुई थी, फ्रूट का जायका भी न चखा था। वो बहू के पास आई तो बेटा भी वहीं पर आ गया। कहने लगी कि हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है। इस महीने तुम लोगों ने पैसे भी नहीं दिए। अगर राशन नहीं दिलवाना तो पैसे ही दे दो, कम से कम राशन तो डलवाया जा सके। मगर बड़ा बेटा फौरन बोल उठा कि इस माह की तो कुछ खास आमदनी नहीं हुई। अब्बू के पास पैसे होंगे, आप इनसे अपना खर्च चला लें। मगर शाइस्ता कहने लगी कि इनकी पेंशन में कुछ वक्त लग रहा है। तुम लोग तो इतना कमाते हो, क्या हमें राशन भी नहीं डलवा कर दे सकते? तो बड़ा बेटा फौरन उखड़ कर कहने लगा, अम्मी, एक दफा कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो नहीं है। मैं अपने बाल बच्चों और बीवी के खर्चे पूरे करूं या आप लोगों का भी खर्च उठाता फिरूं? शाइस्ता की अच्छी खासी तजलील हो चुकी थी। वो आंखों से आंसू साफ करते हुए घर चली आई। घर आकर जब ये बात रियाज साहब को बताई तो रियाज साहब सांस खारिज करके रह गए। आखिर बीवी से कहने लगे कि क्यों ना इस मोहल्ले में छोटी सी दुकान बना ली जाए। रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें रखेंगे, अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी। 2 वक्त के खाने के पैसे बन जाएंगे तो वो भी मुझ बूढ़े और बूढ़ी के लिए बहुत हैं। शाइस्ता खुद सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि पैसों की फिक्र मत करें, मेरी ये बालियां हैं और एक लॉकेट पड़ा है, आप वो बेचकर दुकान शुरू करें। जब रियाज ने ये सुना तो कहने लगा कि नहीं, मैं कर्जा ले लूंगा, तुम्हारी ये सोने की बालियां और लॉकेट हरगिज नहीं बेचूंगा। मगर शाइस्ता ने रियाज साहब के हाथ पर बालियां और सोने का लॉकेट रख दिया और कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, बेटे बहू अपने घर वाले हैं, मुझे इन सब की क्या जरूरत है। रियाज साहब पहले तो मना करते रहे, मगर फिर अपनी बीवी की बात मानकर वो बेचकर अपने मोहल्ले में एक दुकान बना ली और इसमें चीजें बेचने लगे। मोहल्ले वालों में रियाज साहब की बड़ी ही इज्जत थी। सब इनकी बहुत इज्जत करते थे। जब खबर मिली कि रियाज साहब ने मोहल्ले में दुकान बनाई है तो वो इनसे ही सामान लेने लगे। यूं इनकी आमदनी भी अच्छी होने लगी और वो अपनी बीवी के साथ अच्छा गुजर बसर करने लगे। इनकी बीवी भी बहुत खुश थी। रियाज साहब कहने लगे कि अगर मेरी अच्छी कमाई हो गई तो साल के अंदर अंदर ही तुझे पैसे जोड़कर एक बार फिर बालियां और लॉकेट बनाकर दूंगा। वहीं जब बेटों को पता चला कि बाप ने और कारोबार शुरू किया है और अच्छे खासे कमाने भी लगे हैं तो इनके माथे पर बल पड़ गए। वो अपने बाप से हसद करने लगे थे। लालची और काहिल तो थे ही, आज तक कोई काम ना कर सके थे। जो भी कारोबार पर बाप ने लगाया वो 2-3 माह बाद छोड़ देते और यूं अभी तक बाप के पैसों पर ही ऐश करते रहे थे। जब इनकी शादी की उम्र हुई तो दोनों भाइयों ने रियाज साहब से कहा था कि हमें अलग अलग घर बनाकर दें, हम इस घर में नहीं रहेंगे। रियाज साहब ने जो जमा पूंजी रखी थी इससे दोनों बेटों के लिए अलग घर बनाए, इनकी शादियां करवाईं। मगर शादी के बाद दोनों बेटे बिल्कुल ही अपनी बीवियों के होकर रह गए। उन्होंने अपना अलग अलग हिस्सों में बसेरा कर लिया और माँ बाप से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लिया, यहाँ तक कि दरमियान में दीवार बना ली। और अब जब रिटायरमेंट के पैसे भी खत्म हो गए और घर में राशन भी खत्म होने लगा तो दोनों बेटे मुंह उठाए बाप की दुकान पर चले आए। बेटों को दुकान पर देखा तो चेहरे पर एक मुसरत सी दौड़ी कि हो सकता है कि बेटे बाप की कामयाबी पर कुछ मीठे बोल बोलने आए हों। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बेटे आए, उन्होंने घर का सौदा सल्फ लिया और बगैर पैसे दिए वहां से चले गए। कहने लगे कि अगली दफा जब सौदा लेकर जाएंगे तो एक साथ ही पैसे दे देंगे। ये तो फिर इनका हर हफ्ते का मामूल बन गया। वो लोग आते और दुकान से सौदा सल्फ ले जाते, मगर पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी ना देकर जाते। रियाज पहले तो खामोश रहा, मगर जब तीसरी बार बेटे दुकान से सौदा सल्फ लेने आए तो सौदा देने से पहले रियाज कहने लगा कि मुझे पहले पैसे दो। पहले के पैसे भी तुम लोगों ने नहीं दिए। मैंने दुकान में मजीद सौदा लाना है, सामान खत्म होता जा रहा है। तुम लोग पैसे दोगे तो मैं आज नया सौदा लेकर आऊंगा। उस वक्त वहां पर मोहल्ले के 2-3 और शख्स भी मौजूद थे। रियाज के दोनों बेटे कहने लगे कि चाचा जी, आपने देख लिया, बाप ऐसे होते हैं। सही है, हमारे बाप ने दुकान बना ली है, मगर देखें तो सही, अपने ही बेटों से सौदे के पैसे मांग रहे हैं। क्या आप भी अपने बेटों के साथ ऐसा करते हैं? वो शख्स फौरन कहने लगा कि नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने कभी बेटों से पैसे नहीं लिए, बल्कि घर का पूरा खर्च मिलजुल कर उठाते हैं। रियाज साहब ने यह सुना तो एक गहरी सांस खारिज करके उठे और कहने लगे, मेरे बेटों ने मुझसे सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। शादी के बाद ही अपनी हांडी रोटी अलग कर रखी है। अगर ये मुफ्त में सौदा लेकर जाना चाहते हैं तो फिर इन्हें पैसे भी देना चाहिए मिलकर।
जिससे मेरी दुकान आगे बढ़ सके, मगर दोनों बेटे मुफ्त में ही सामान लेकर वहां से जा चुके थे। कुछ दिन गुजरे, दोनों ने एक नया हरबा अपना लिया। जैसे ही नमाज का वक्त होता, रियाज साहब नमाज अदा करने के लिए दुकान से जाते तो सामने ही दूध वाले को कह जाते कि मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं जल्दी से नमाज पढ़कर आता हूँ। इनके जाते ही कभी बड़ा तो कभी छोटा बेटा दुकान में आ जाता। दूध वाला इन्हें देखता तो मुतमईन हो जाता कि इनका बेटा रखवाली के लिए आ गया है, मगर इन्हें कहाँ खबर थी कि बेटे तो बाप के ही दुश्मन बन बैठे हैं, बाप का खसारा करना चाहते हैं। वो दुकान में मौजूद दराज से कुछ पैसे निकाल कर ले जाते। एक बार ऐसा हुआ, फिर दो बार हुआ, तो रियाज को पैसे कम लगने लगे, मगर धीरे धीरे तो सारे पैसे ही गायब होने लगे। रियाज साहब को दूध वाले पर शक हुआ कि वही पैसे निकालता होगा। एक बार तो वो दूध वाले से लड़ भी पड़े, मगर वो कहने लगा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे यहाँ आते हैं और मैं मुतमईन होकर अंदर आ जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे कहाँ खबर। यूं रियाज साहब जान चुके थे कि ये सब एक बार फिर इनके बेटे ही कर रहे हैं। वो दुकान तो बिल्कुल खाली होकर रह चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वही बेचकर बामुश्किल एक वक्त के खाने के पैसे बनने लगे। घर में राशन तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह चुका था। शाइस्ता अलग परेशान थी। एक दो बार बेटों के पास भी गई और जाकर कहा कि कुछ पैसे दे दें ताकि दुकान पर सामान डाला जा सके, मगर बेटे कहने लगे कि हम कहाँ से दें पैसे, क्या हमसे पूछ कर अब्बा ने दुकान बनाई थी, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। रियाज ने कितनी बार बेटों से कहा कि तुम लोग छुप कर मेरी दुकान से पैसे चुराते रहे हो, जो सौदा सेल्फ के पैसे लेकर गए हो वही लुटा दो, मगर दोनों बेटे हरगिज न माने, उल्टा माँ बाप को गालम गलोच देने लगे, धक्के देकर घर से निकाल दिया। दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचकर इन पैसों से उन्होंने अपने लिए कुछ खाना खरीदा। अब तो ये नौबत आ चुकी थी कि दुकान में 1 रुपए की चीज भी मौजूद ना रही थी। अगले ही रोज रियाज ने अपनी दुकान को बंद कर दिया। लोग सुबह सुबह इनके पास सौदा सल्फ लेने के लिए आए तो दुकान को बंद देखा। इनके बेटों ने भी माँ बाप का खूब मजाक उड़ाया कि अच्छा हुआ अब्बा की दुकान बंद हो गई, वरना बड़े इतराते फिरते थे। मैं कमाई कर रहा हूँ और बेटे अनाड़ी हैं। उन्होंने तो एक हफ्ते तक अपने माँ बाप के घर की तरफ मुंह भी ना किया, जो पता चल सके कि आखिर माँ बाप हैं कहाँ। जब 1 डेढ़ हफ्ते तक दुकान बंद रही तो लोग आकर अनवर और शरीफ से कहने लगे कि हमें ये दुकान किराए पर चाहिए, हम इसका किराया देंगे। अनवर शरीफ तो थे ही लालची, फौरन मान गए। घर आकर जब बाप से दुकान की चाबी लेना चाही तो घर खाली पड़ा था, घर में माँ बाप मौजूद ना थे। अनवर कहने लगा कि फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, हम दुकान का ताला तोड़कर नया ताला लगा देंगे। वो लोग दुकान पर चले आए। दुकान पर आकर जो ही दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा अंदर से बंद था। इन्हें हैरत हुई थी कि आखिर ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है। जब लोगों ने मिलकर इस दरवाजे को खोला तो अंदर का मंजर देखकर इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। रियाज साहब और इनकी बीवी शाइस्ता वहीं दुकान में जमीन पर पड़े थे। बच्चे इनके पास आए और देखने लगे। मोहल्ले वालों ने जब ये देखा तो हाथ लगाने से मना कर दिया और पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस आई तो तब दोनों के वजूद को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इस बात की तस्दीक कर दी गई कि 3 रोज पहले ही इन दोनों की मौत वाक़या हो चुकी है और दोनों की मौत भी भूखे रहने की वजह से हुई है। रियाज साहब का तो हार्ट फेल हुआ था, जबकि शाइस्ता बीबी की दिमाग की नसें फटी थीं। बच्चों ने जब ये देखा तो एक पल को लरस कर रह गए। इनके माँ बाप 3 दिन से मरे हुए थे। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे। हर कोई बेटों से सवाल कर रहा था कि तुम लोग इतने अनजान कैसे रहे, तुम्हारे माँ बाप लवारसों की तरह दुकान में मरे रहे और तुम लोगों ने देखा भी नहीं। बेटे खामोश रहे। आखिर क्या कहते कि उन्होंने अपने माँ बाप से हर ताल्लुक ही खत्म कर दिया था। बहरहाल उन्होंने अपने माँ बाप को दफना दिया। लोग कुछ दिन तो ताज़ियत करने के लिए आते रहे, फिर सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। दुकानदारों ने फिर आकर इस दुकान को किराए पर लेना चाहा। अनवर और शरीफ ने वो दुकान किराए पर दे दी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि कोई भी दुकानदार इस दुकान में एक हफ्ते से ज्यादा टिक ही नहीं सकता था। कहता था कि बड़ी ही अजीब दुकान है, 1 रुपए की भी सेल नहीं होती, उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। बाज दफा तो इस बात से कोई दुकान में ना आता कि ये दुकान मनहूस है। इसमें प्यारे रियाज साहब और इनकी बीवी की लाश मिली थी। अनवर और शरीफ ने इस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया और अपने माँ बाप के घर को किराए पर चढ़ा दिया, मगर कोई भी इस मकान में ज्यादा दिन तक ना रह सका। धीरे धीरे इनके हालात बदलने लगे। जब गुजारा मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया। वो पैसे भी खत्म हो जाते
तो मजीद कर्ज उठाकर कारोबार करने का सोचते रहते, मगर किसी में भी इन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। बीवी अलग झगड़ा करती रहती और बच्चे अलग बुरी आदत में मुलविस हो चुके थे। वो तो कुछ सालों में पागल होकर रह चुके थे। औलाद को समझाते तो वो इनको गालियां तक देने से न कुतराती। अनवर और शरीफ तो पागल होते जा रहे थे जब इन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बाप के साथ कितना गलत किया। जो कुछ वो अपने बाप के साथ करते आए थे आज इनके साथ वही हो रहा था। दोनों को अजीबो गरीब सी बीमारी लग चुकी थी। हर वक्त जिस्म में सुइयां चुभती रहती और खुद को खारिश करते रहते। कई डॉक्टरों से चेकअप करवाया था मगर आराम ना आया था। वो सुइयां इस कदर तेजी से चुभती कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते और अपने जिस्म को ऐसे नोचते कि जख्म हो जाया करते। मोहल्ले वालों का कहना था कि 10 साल बाद दोनों एक के बाद दीगरे मर चुके थे। इनकी बीवियां बच्चों को लेकर न जाने कहाँ चली गई थीं और रियाज साहब और शाइस्ता बीबी का घर यूं ही वीरान पड़ा रह गया।